ठीक है। तो जो अपना 10th क्लास है उसमें जो पहला चैप्टर है 5 का, ठीक है ना, तो उसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला चैप्टर तो जो है उसी को हम आपका चालू करते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप ये लेक्चर न देख लो पूरा तब तक एनसीईआरटी को हाथ मत लगाना, ठीक है ना। चलो देखते हैं आपका क्या है, पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का पहला नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। चैप्टर के अंदर जाने से पहले आप तो ये समझो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो चैप्टर की हेडिंग है उसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा केमिकल क्या है, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा ये केमिकल वो केमिकल, बट केमिकल है क्या, ठीक है। तो आप जनरली कह सकते हो कि केमिकल जो होते हैं आपके किससे मिलके बने होते हैं, केमिकल एटम से मिलके बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो फिर तुमने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी कंपाउंड के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी किससे मिलकर बने होता है, एटम्स के लिए। तो ठीक है, केमिकल कंपाउंड या मॉलिक्यूल सब एक ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। पर सबसे अच्छा अगर जो कोई लैंग्वेज होगा वो क्या होगा आपका, केमिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपका बायोलॉजी में पढ़े होंगे सेल होता है, सेल से क्या मिलके बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। उसी तरह क्या होता है आपका एटम हो गया, एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो केमिकल क्या होते हैं, एटम से मिलके बन एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, इतना तो बता दिया पर हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल क्या लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या आपको नहीं पता होगा या कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4, ठीक है। अब हमने बोला कि केमिकल क्या है, एटम से मिलके बना है, तो ये देखो ये केमिकल है कि नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कितने एटम से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, सल्फर से मिलके बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, दो हैं, सल्फर के कितने हैं, एक ही है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, चार, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि केमिकल का मतलब क्या होता है, कि वो जो आपका क्या है, कोई भी एटम से मिलके बना हुआ कंपाउंड या केमिकल वही चीजें होती हैं, इतनी बात समझ में आई। कुछ भी ले लो आप उठा के, H2O मतलब एक हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक। देख रहे हो, तो केमिकल क्या है, केमिकल कुछ नहीं है, एक कंपाउंड होता है जो किससे मिलके बना होता है, एटम से। समझ में आया, ठीक है। अब आपको केमिकल समझ में आ गया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दूसरी चीज है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्या है आपका टॉप हेडिंग, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। चलिए, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच रिएक्टेंट क्या, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपका बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर जो आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये लिखो, पर नीचे क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो थोड़ा सा पेंसिल से, कि रिएक्टेंट के अंदर लिख दो और प्रोडक्ट के अंदर, ताकि समझ में आए एग्जामिनर को कि आप बताना क्या चाह रहे हो, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। चलिए अब इसमें आपको कुछ समझने के लायक है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं आपका, जिसमें हम आपको बताएंगे रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका क्या हुआ, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम अगर जो रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो इधर क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने बोला है हमें कि जब मैग्नीशियम रिबन लोगे, ठीक है ना, इसी चीज को उसने बोला है लैंग्वेज में कि मैग्नीशियम रिबन लोगे। मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब क्या होता है, जैसे वायर की एक कॉइल होती है ना, उसी तरह रिबन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करोगे, जब उसको जलाओगे, ठीक है, आपको पता है जब आप किसी भी चीज को जलाते हो तो वहां से क्या निकलता है, लौ निकलती है, तो वहां पे क्या होता है आपका, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। तो जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे, मतलब मैग्नीशियम को जलाओगे, तो वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझा, केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का सीधे से मतलब है ये दोनों आप जो देख रहे हो, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, क्या, रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, हम इधर खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो अपना ये राइट हैंड साइड हुआ कि नहीं हुआ, और ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट, एलएचएफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब मैथ में तो पढ़े होगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इधर जो होता है आपका आरएचएफ होता है, यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। तुम्हें इतनी बारीकी से पढ़ाना पड़ रहा है, जब नीट वालों को पढ़ाते हैं या तो किसको, 11th वालों को, तो इतना डीपली नहीं, वो तो इतना नहीं बताते ये चीजें, ठीक है। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अब आपसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला मॉलिक्यूल या एटम क्या कहलाता है आपका, रिएक्टेंट। और वो और क्या होता है आपका, रिएक्शन के राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, और इतनी बात समझ में आई हो तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट किस में हमेशा कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। इतनी बात तो है, अगर जो कोई रिएक्शन है तो वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हम इसके डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तुम एक बात बताओ, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ते क्यों हैं, कि आगे चल के अच्छे नंबर आए, ठीक है। नंबर आपके आ गए, आप पढ़े हो, ये आपका रिएक्टेंट है, आपके नंबर अच्छे आ गए, ये प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूध दही में कन्वर्ट हो रहा है तो दूध क्या है, रिएक्टेंट, और दही क्या है आपका, प्रोडक्ट। समझ में आया, ठीक है। यानी किसी का भी रिजल्ट जो होता है उसका क्या होता है, प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आई। और एग्जाम्पल बोलते, प्रोसेस का मतलब क्या है, भाई अभी तो 10th में हो, एक चीज समझना पड़ेगा, प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखो प्रोसेस का मतलब सिंपल से ये है कि कोई भी आप क्या बोल रहे हो नॉर्मली, जैसे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, ठीक है, दूध दही में कन्वर्ट हुआ, तो इतने तक की ड्यूरेशन ये जो सब चल रहा है, दूध से दही तक की, ये क्या है, एक टाइप का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सीधे से क्या है, केमिकल रिएक्शन। बट अब हम देखेंगे क्या आपका, केमिकल इक्वेशन। चलो इतना छापो। देखो अभी तुम्हें हम सच बता रहे हैं, लिखने पे ध्यान मत देना, समझा करो, ठीक है। तुम चाहो तो एक एक चीज लिख सकते हो, जब हम थोड़े से फाइट हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे होल्ड करके। अगर जो ऐसा नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पर जब बताएं तो समझा करो। चलो छापो। चले, ले लिए। अब देखना, नीचे वाला इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि अभी तुम्हें समझाना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है।
ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसी का हम केमिकल इक्वेशन बताएंगे। देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करा तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है, बट इसी को हम इक्वेशन पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये ऐसा कहलाएगा। देखना अब हम क्या देख रहे हैं, आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप नॉर्मली लिख सकते हो कि इट इज अ सिम्बायोलिक ग्रुप। क्या, इट इज सिम्बायोलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या, टेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का सिम्बॉलिक, यानी सिंबल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी को बोलते हैं आपका केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कभी कभार अगर जो मैं रिएक्शन को ऐसे लिख दूं तो आप समझ लेना वो रिएक्शन ही है। ठीक है, RXN। ठीक है ना, इसको रिएक्शन हम शॉर्ट में लिखते हैं, पर आपको आपके बोर्ड के अंदर RXN नहीं लिखना है, आपको पूरा रिएक्शन लिखना है। ठीक है, अब देखो चलो, अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है आपका O2। ठीक है, अब एरो बनाइए और इधर क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है MgO। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मैग्नीशियम, ये हुआ ऑक्सीजन, ये हुआ आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख रहे हो आप, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी उसके सिंबल, हम जो भी हमारा केमिकल है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं आपका केमिकल इक्वेशन। पर आप एक बात देखो कि केमिकल इक्वेशन में कहीं ना कहीं पे एक चीज और दिक्कत आ रही है कि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1। समझ गए, तो मतलब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ऑक्सीजन इधर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान नहीं देना, नेक्स्ट वाले लेक्चर पे हम उसको बताएंगे। ठीक है, बस इतना आप समझ लो कि हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, छाप लो। फिर दूसरा रिएक्शन बताते हैं। फिर दूसरा रिएक्शन उन्होंने दिया जिंक का। क्या, जिंक। चलो, ये हुआ। ठीक है ना, चलो ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन आपके एनसीईआरटी ने बताया है कि आप क्या करोगे, जिंक लोगे। क्या, जिंक, इसको हम बोलते हैं जिंक। ठीक है, आपको दिमाग में अभी नहीं आना चाहिए कि हम एक एक सिंबल कैसे याद करेंगे। ठीक है, अभी बहुत लंबा सफर है। ठीक है ना, बहुत लंबा सफर मतलब 10वीं पूरी करनी है, 11वीं पूरी करनी है और 12वीं पूरी करनी है। ठीक है, तब तक तो ये तुम्हें छोटे से बच्चे नजर आएंगे, तो चलते रहोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिंक ले लोगे। ठीक है, जिंक ले लोगे और इस जिंक का रिएक्शन करा दोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2FO4। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2FO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, H2 में टूट जाएगा और FO4 में टूट जाएगा। ठीक है, देखो FO4 निकल गया और H2 निकल गया। ठीक है, तो ये जो जिंक है किसके साथ जुड़ जाएगा, FO4 के साथ और बना लेगा जिंक सल्फेट, ZnFO4। देखो केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, जिंक यहाँ पे आया और FO4 यहाँ पे आया, तो ये बना दिया जिंक सल्फेट। ठीक है, दूसरा आता है आपका क्या, बचा क्या, H2, तो हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है,
समझ में आया? चलिए, अब इसी का आपको बगल में एक देखना एनसीईआरटी खोलना, पढ़ना मत अभी बस, ठीक है? केवल वो एक्टिविटी पढ़ना जिसमें एक डायग्राम बनाया है टेस्ट ट्यूब लेकर, ठीक है? उसमें देखना उन्होंने क्या किया है, आगे ये देखो फिर बाद में पढ़ना। क्या उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है? ये प्रैक्टिकली है, इसको तुम कर सकते हो जाके कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है? पर किसी टीचर के प्रेजेंस में ही करना है, ठीक है ना? अब किसी टीचर के बोल दिए तो ये नहीं कि तुम पीटी टीचर को ले जाओ, अब उन्हें पता ही नहीं केमिकल वगैरह का क्या हैंडलिंग है, ठीक है? अब एसिड वगैरह की हैंडलिंग केमिस्ट्री के टीचर को पता होगा या साइंस के टीचर को, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है देखो, अगर जो नहीं देखा होगा, ठीक है? लैब में जाना, तो लैब में देखो कि एक छोटा सा ऐसा होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में पहले आप क्या करोगे, 1 ग्राम क्या डाल दोगे, जिंक के ग्रेन्यूल, ठीक है? जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आप जिंक डाल दोगे और उसमें क्या कर दोगे, 3 ml डाइल्यूट एसिड ऐड कर दोगे। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? कैसे करोगे, 1 ग्राम जिंक डालोगे, ठीक है? और साइड से देखना ये एसिड है, तो आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब के साइड से आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है 3 ml। फिर आप उसको गौर से देखना, जब गौर से देखोगे तो बबल निकल के आएंगे वहां से, ठीक है? बबल मतलब समझते हो, बुलबुले। वो जो बुलबुले होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, यही एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? पर आपको याद रखना नेक्स्ट चीज, यहाँ पे एक नया चीज आ गया, डाइल्यूट, DIL, दिल नहीं है, डाइल्यूट है, ठीक है? इसको बोलते हैं, देखो नॉर्मली हम डाइल्यूट, ये है आपका क्या, डाइल्यूट, डाइल्यूट को DIL डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है? देखो 2 चीजें पढ़ोगे आप केमिस्ट्री के अंदर, यानी आपके साइंस के अंदर, हम आपको अभी बता दें। एक होता है जो सोल्यूशन होता है हमारा ना, 2 टाइप का होता है। एक होता है कंसंट्रेटेड, क्या, कंसंट्रेटेड। दूसरा होता है आपका डाइल्यूट, ठीक है? देखो, आप नॉर्मली हम आपको बता दें कि जो आपके घर में दूध आता है, ठीक है, दूध वाला दूध लेकर आता होगा, ठीक है? अब देखना दूध वाला दूध लेकर आया, पर उसमें अगर जो पानी मिला दिया तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट। डाइल्यूट का लोकल में समझो मतलब कि एक टाइप पतला हो गया वो चीज, ठीक है? मतलब बोल सकते हो कि जो हमारा केमिकल प्रेजेंट था, यानी जो दूध था, दूध कम हो गया, पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है? तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब ये समझ लो, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर, और डाइल्यूट मतलब कुछ मिक्स होगा, ठीक है? चलिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या, डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब आप क्या करोगे, एसिड में क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। अपर ऐसे मत कर देना, आपके जो वहां पे क्या होंगे टीचर, वो करवाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो एक्टिविटी थी, उन्होंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड कर देना है, 1 ग्राम जिंक, और उसके साथ आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के बगल से, यानी बहुत साइड से क्या करोगे, ऐड करोगे 3 ml, ठीक है? जिससे क्या होगा, जब आप उसको क्लियरली देखोगे अच्छे से, जूम करके या अपने आंखों के सामने लाके, तो आप देखोगे उसमें से बबल निकलेंगे, और जो बबल निकलेंगे वो किस चीज के निकलते हैं, हाइड्रोजन के, यानी जो गैस निकल रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये देखिए आपका हाइड्रोजन गैस निकला कि नहीं निकला, तो आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हो अपनी आंखों से, ठीक है? तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, मतलब केमिकल चीजें केवल बुक तक सीमित नहीं है, आगे भी है। छापो इतना। ठीक है, चले, तो ये 2 चीजें हो गई ना, अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं आपका
इसको तो हटाओ यार, ये नहीं हटा कर। ठीक है, अब देखो वही वाला हम करा रहे हैं आपको ना, जो क्या था इधर, क्या था आपका जिंक। ठीक है, जिंक किसके साथ रिएक्ट किया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक के साथ, और बना देगा जिंक सल्फेट। क्या, जिंक सल्फेट। और प्लस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है आपका, गैस। ठीक है, आपको क्या करना है, जिंक, उसमें क्या ऐड कर दोगे, H2SO4। अब इसका रिएक्शन दे दोगे तो ये बना देगा, इधर से क्या निकलता है आपको पता है, हाइड्रोजन निकलेगा और SO4। इस SO4 के साथ क्या जुड़ जाएगा, जिंक। क्या हो जाएगा आपका, जिंक सल्फेट। प्लस निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, और इसी हाइड्रोजन गैस के क्या निकले थे, बबल। ठीक है, चलिए एक और हम आपको बता दें जो इन फ्यूचर काम आएगा। एक एपरेटस होता है जिसे बोलते हैं हम आपका किप्स एपरेटस। क्या, किप्स एपरेटस। ठीक है, एक केमिस्ट्री में जब आप करोगे, ठीक है, जब आप अपने लैब में विजिट करोगे तो आपको एक मिलेगा किप्स एपरेटस। किप्स एपरेटस का काम क्या होता है कि नॉर्मली आपको क्या, वो सारे रिएक्शन उसमें परफॉर्म किए जाते हैं जो खासकर क्या निकालेंगे, गैस निकालते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, उसमें जिंक डाल दोगे। ठीक है, और जिंक के साथ क्या डाल दोगे, साइड से सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे, तो आप देखोगे कुछ टाइम पे जो उसका वहां से क्या है, आउटफ्लो होगा, वहां से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये किप्स एपरेटस को इसलिए यूज करते हैं कि जो ये गैस वगैरह निकलती हैं वो कहीं ना कहीं आपको हार्म ना करे। ठीक है, यानी जो उनके ऑर्डर वगैरह होते हैं, जो खुशबू वगैरह होती है वो बहुत खराब होती हैं, ताकि वो सब आपको नुकसान ना करे, इसलिए इनको हम क्लोज कंटेनर में परफॉर्म करते हैं, और उस क्लोज कंटेनर को हम बोलते हैं किप्स एपरेटस। गिप्स नहीं, किप्स, KIPPS। ठीक है, अब चलो इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बात बताएं, इधर जिंक कितने हैं, एक टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, टेबल, ठीक है, टेबल में हम देखेंगे कितने एलिमेंट हैं दोनों साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHF यानी राइट, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम इन RHF यानी राइट हैंड साइड, यानी इसकी बात कर रहा है। राइट हैंड साइड मतलब क्या है, प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएजेंट, सॉरी रिएक्टेंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलिए। ठीक है, 1 मिनट मार्कर चेंज करना है। चल, ठीक है, अब देखिए पहला एलिमेंट हम देखते हैं आपका जिंक। ठीक है, आप बताइए जिंक कितने हैं रिएक्टेंट में, एक ही तो है, ये आपके दोनों रिएक्टेंट हैं, तो इधर कितने जिंक हैं, एक। इधर कितने जिंक हैं, एक। दूसरा देखिए, फिर क्या है आपके पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं जरा बताइए रिएक्टेंट में, दो ही तो है हाइड्रोजन केवल। इधर कितने हैं हाइड्रोजन, दो हैं, और तो किसी में नहीं है, नहीं।
2 है। फिर इधर देखिए सल्फर कितने हैं, सल्फर एक ही है, सल्फर कितना है आपका 1। इधर सल्फर कितना है, इधर भी 1 ही, ठीक है। ये क्या है आपका सल्फर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 4, इधर भी नहीं 4 ही हैं। ऑक्सीजन किधर है आपके 4, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड। राइट हैंड साइड कितने हैं ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो एक बात गौर करिए इस टेबल पे कि जिंक किधर है, जितने ही एटम रिएक्टेंट में है उतने ही एटम प्रोडक्ट में है। जितने हाइड्रोजन, जितने सल्फर, जितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में उतने ही क्या है आपके प्रोडक्ट में। इतनी दिक्कत, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक बात याद रखिए कि आपने कौन सा एक लॉ पढ़ा होगा कभी ना कभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये नहीं, आपने नॉर्मली सुना होगा कि जो हमारा क्या होता है हथेली होता है, अगर जो उसको हम क्या करें ऐसे रब करते हैं तो उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो हीट में आपने देखा होगा कि हीट नाइदर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी जो हमारा हीट होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं तो बना सकते हैं, नहीं तो बिगाड़ सकते हैं उसका, ठीक है। उसी तरह क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो पहला शब्द यही है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। पहली चीज एक एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो भाई जाहिर सी बात है, ये बोल रहा है कि मास ना तो हम बना सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब कि अगर जो आपको पता है कि ये एटम है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, इन सब का एक एटॉमिक मास होता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए 20 तक, ठीक है ना। चलिए जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, ठीक है, ये तो एटॉमिक नंबर हुआ है। अब आपसे कोई पूछे कि बोरोन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो आप क्या बोलोगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, पर एटॉमिक वेट कितना होता है 16। देखो वेट बोल रहे हैं, वेट मतलब यानी वजन, वजन यानी मास, ठीक है। तो मास को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब अगर जो ऑक्सीजन का मास इधर 16 है तो उधर भी जाके क्या रहेगा आपका 16। ये नहीं हो जाएगा 16 जाके उधर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी एक ऑक्सीजन की कीमत उतनी ही रहेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर जो 1 है तो उधर भी जाके 1 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यही है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, छाप लो। एग्जाम्पल भी दे देना कि अगर जो रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट, ठीक है, और रिएक्टेंट में अगर जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो उधर भी जाके ऑक्सीजन का कितना रहेगा 16 ही रहेगा, 32 नहीं हो जाएगा, वो अलग, ठीक है। चलें, ये हुआ। दूसरा जो टर्म है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, उसका हम देखते हैं। यहाँ पे देखो आगे, इतना डिलीट करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दो तीन डिफिनेशन दिए उन्होंने, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। एक ये हो गया, और दोनों सब तीनों क्या है सेम है। बी क्या है आपका, बी ये बोलते हैं कि जो एलिमेंट है आपके, देखिए ये देखिए नंबर ऑफ एटम, ठीक है,
of each element of each element remain same in both reactant and प्रोडक्ट। तो दूसरा डेफिनेशन क्या था, ये बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड क्या रहेंगे आपके सेम, यानी रिएक्टेंट में जितने नंबर है एटम के उतने ही प्रोडक्ट में रहेंगे। और ये आप एग्जांपल में ये बता दीजिएगा, ये इक्वेशन और ये भाई जिंक का जो इधर एक है तो उधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर दो है तो उधर भी दो है, सल्फर एक है तो सल्फर उधर भी एक है, ऑक्सीजन चार है इधर तो चार उधर भी है, ठीक है ना। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री के टर्म में है वो ये बोल रहा है कि जितने ही एटम आपके इन एलिमेंट में है इधर रिएक्टेंट साइड तो उतने ही एटम किधर रहेंगे आपके प्रोडक्ट साइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। बट जिंक की वैल्यू अगर जो रिएक्टेंट साइड एक है यानी लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट में भी कितने हैं एक, हाइड्रोजन अगर जो दो है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट भी कितने होंगे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरे डेफिनेशन हो गए, छाप लो। चले किसको अब डिलीट करें, सभी करना पड़ेगा। चलो तीसरा डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, फी टोटल मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ये जो टोटल मास है किसी भी एलिमेंट का उधर किधर प्रेजेंट है, प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हैज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो टोटल मास होगा एलिमेंट का प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट, ठीक है। देखो बोल रहा है कि आगे इस डिफिनेशन को 2 से 3 बार पढ़ो तब दोनों में आपको डिफरेंस नजर आएगी कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसमें जो प्रेजेंट है इज इक्वल टू दी टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि आप जितना भी ये दोनों को कैलकुलेट करिए, ठीक है, इन दोनों का जितना भी वेट आएगा, जितना भी वजन आएगा वो इन दोनों के वेट के इक्वल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई भाई, जाहिर सी बात है जिंक का अगर जो जितना भी उधर एटॉमिक वेट है तो इतना एटॉमिक वेट इधर भी होगा, हाइड्रोजन का अगर जो एटॉमिक वेट उधर क्या है एक है तो इधर भी तो एक ही रहेगा, ये तो नहीं हो जाएगा क्या कि दो हो जाए, ठीक है। सल्फर का अगर जो उधर क्या आपका 32 है तो इधर ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि 64 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है 32 होता है, 16 एटॉमिक नंबर है तो 16 दूनी 32 एटॉमिक मास हो गया। तो सल्फर का एटॉमिक मास अगर जो उधर क्या 32 तो इधर आके 32 ही रहेगा, 64 नहीं हो जाएगा। यही बोल रहा है कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है,
हैज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट। मतलब इधर जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो मास हैं वही मास इधर भी रहेंगे, यानी मास यानी वेट, वजन। ठीक है, देखो हम इतना तो बता रहे हैं तुम्हें, पर जहां पे ना समझ में आया तो आप हमें क्या कर दोगे, कमेंट में बता दोगे, तो हम वो चीजें आपको फिर से वेरीफाई कर देंगे एज अ डाउट क्लास। नेक्स्ट क्लास में वो चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी पूछती है, इतना लिख लो आगे, तब पूछे एनसीईआरटी। चलो दिख रहा है। चलो, आपकी एनसीईआरटी बगल में पहला ही चैप्टर जब ओपन करोगे, ठीक है ना, जब पहला चैप्टर का ऊपर वाला क्वेश्चन होगा तो पॉइंट में कुछ ना कुछ पूछती रहती है। पहला उसने पूछा है कि क्या करेगा आगे, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर, मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर, फिर उन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग समर। ठीक है, उनका पहला क्वेश्चन ये है कि अगर जो आप दूध को समर यानी गर्मी में रूम टेम्परेचर पे आप छोड़ दो तो उसमें क्या चीजें होंगी, लंबे समय के लिए अगर जो छोड़ दो। जैसे अभी क्या चल रहा है मई का महीना, तो ये भी समर है यानी गर्मी है कि नहीं है। तो जिस टेम्परेचर पे हम सर्वाइव कर रहे हैं भाई, हम तो नॉर्मली रह नहीं पा रहे हैं बिना पंखा कूलर एसी के। ठीक है, तो दूध का क्या हाल होगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर जो कल रात का दूध है उसको अगर जो आज तुम ऐसे ही छोड़ दो तो क्या होगा, वही चीजें पूछ रहा है। इससे अच्छा तुम्हें क्या बता देंगे, तुम्हारे घर में जो मम्मी होंगी या बहन होंगी वो इसका आंसर बता देंगी। ठीक है, तो पहला वो जो पूछना चाह रहा है तो वो यही बोल रहा है कि जो आपका दूध है वो फट जाएगा, नॉर्मली लैंग्वेज में फट जाता है। ठीक है, फट जाता है, पर एक्चुअली में उसमें होता क्या, देखो केमिकल का बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आंसर है आपका मिल्क गेट स्पॉइल, यानी फट जाएगा, यानी फट जाएगा, जो भी बोलो। ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है कि मिल्क खराब हो जाता है, उसमें दो चीजें होती है, एक तो माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया वगैरह है वो सब क्या कर जाते हैं उसमें ग्रो करने लगते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आपके दूध में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। देखो केमिकल में किसी भी चीज का ऑक्सीजन का जुड़ जाना, किसी भी केमिकल में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आपको भी पता है मिल्क में बहुत से केमिकल प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है और अन्य फेफरी चीजें प्रेजेंट है, तो उसका उसमें जुड़ जाना इसी को बोलते हैं हम आपका ऑक्सीडेशन। और जब माइक्रोबियल ग्रोथ और ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमारा दूध क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी मिल्क स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन भी होगा। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये होगा कि स्पॉइल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, जो मिल्क है हमारा यानी जो दूध है वो क्या हो जाएगा, उसमें खट्टा टेस्ट आने लगेगा। शोर, फोर का मतलब होता है खट्टा टेस्ट, एंड मिल्क गेट, मिल्क क्या हो जाएगी, ब्रेक, यानी दूध फट जाएगा। ठीक है, दूध फटता क्यों, देखो एक्चुअली में क्या है पता है, जो आपका मिल्क होता है, जो आपका दूध होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज।
ठीक है। लैक्टोज एक शुगर है, ठीक है, टाइप ऑफ शुगर या बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में, किस में, लैक्टिक एसिड, और एसिड है तो ये क्या हो जाता है, खट्टा, यानी शोर, और इसी के चलते क्या हो जाएगा, सोहा, ब्रेक, ठीक है। तो आपसे जो एनसीईआरटी पूछ रही है क्या, कि अगर जो दूध को गर्मी के दिनों पे लंबे समय तक के लिए खुले छोड़ दो तो उसमें क्या हो जाएगा, पहला तो उसमें क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा, सड़ने का मतलब स्पॉइल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा, यानी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगा, और दूसरा ऑक्सीडेशन, यानी उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ने लगेंगे। दूसरा चीज क्या है कि जो आपका दूध है वो फटने लगेगा। अब दूध फटता क्यों है, क्योंकि दूध में एक शुगर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है लैक्टोज। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपने दूध को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें एक बैक्टीरिया आएगी जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस लैक्टोज को किसमें बदल देगी, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, यानी फोर होता है, जिसके चलते दूध हमारा फट जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ सकते हो और दूसरा पेज पढ़ सकते हो, बस, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा है ऊपर वाला में केवल इसी को पढ़ना है, बाकी हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए।